जब मैं घर गया था तो मुझे दरवाजे के बाहर रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मेरी माँ ने खोला था। वो बेतहाशा रो रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लग गई। कहने लगी, बर्बाद हो गए, हम लोग लुट गए। मैंने कहा, क्या हुआ है? कहने लगी, तेरी बीवी भाग गई। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने कहा, माँ आप होश में तो हैं, वो कहाँ भाग सकती है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता कौन से आशिक पाल रखे थे उसने। मैं कहती थी कि इतनी आजादी ना दे, लेकिन तू उसे मैके छोड़ आया। एक हफ्ते बाद तुम्हारा बाप उसे वापस लेकर आया था। तब से ही उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त छत पे चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती तो कहती कपड़े रस्सी पर डाल रही थी। मैंने कहा, माँ उसकी उम्र तो देखे, 13-14 साल की है, वो भला क्यों भागने लगी? माँ कहने लगी, बहुत तेज लड़की थी, इतनी सी उम्र में उसने तो हमें जिल्लत के अंधेरों में फेंक दिया। मुझे तो लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाली हो। मैं अंदर आया तो मेरे बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे थे। मेरे वालिद भी अपना सर पकड़े बैठे थे। अम्मा कहने लगी, परसों रात से वो गायब है। तो मैंने कहा, आपने मुझे बताने की जरूरत महसूस नहीं की। अम्मा कहने लगी, तुम्हें इतनी दूर क्या बताते, हमारी तो इज्जत का जनाजा निकल गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो मुझसे भी खौफ खाती थी। फिर जब मैं गया था तो वो बहुत खुश थी। ऐसी तो नहीं थी। मैंने तो हमेशा उसे घर के कामों में उलझा देखा था। मैं वहाँ चारपाई पर गिर सा गया था। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले की कुछ और औरतें आ गईं, जो जुलेखा को बुरा भला कहने लगी, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया उस लड़की ने। हम तो उस लड़की को बड़ा सीधा साधा नेक समझते थे। तुम्हारे घर में तो सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। देखो तो कैसी घुन्नी मिसनी निकली। मेरा दिल इस बात पर आमादा ही नहीं था। वो ऐसी नहीं थी। मेरे हाथ पकड़ने पर वो बदहवास होने लगती थी। मेरी माँ से पूछे बिना तो वो अपने कमरे में नहीं जाती थी। फिर यूं घर से कैसे भाग सकती थी? ये सच नहीं हो सकता था। मैं उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी परेशान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। मेरी आंखों के सामने अब भी उसका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था जब मैंने आखिरी बार देखा था। कुछ ही देर में चच्ची आ गई। वो रोने पीटने लगी। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। चच्ची कहने लगी, ऐसी नहीं थी वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। वो तो पानी तक आपसे पूछकर पीती थी। मेरी माँ कहने लगी, ये सब दिखावे की बातें थी। गज लंबी जुबान थी तुम्हारी बेटे की। वो तो मैं ही थी कि अपनी समझकर उसके ऐप पर कभी नजर नहीं डाली। मुझ पर तो कोई कयामत टूट गई थी। छोटी बात तो नहीं थी। जो भी आता 100 बातें करके चला जाता। मेरी चच्ची रो धोकर वापस चली गई। 3 दिन गुजर गए थे और ये 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। चौथे दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 4 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे, बस मैं जाग रहा था और सहन में रखी चारपाई पर ही लेटा था। दस्तक बड़ी आहिस्ता से हुई थी। मैंने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने जुलेखा खड़ी थी। काले रंग की चादर लपेट रखी थी। चेहरे पर नील के निशान थे, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, कहाँ थी तुम? मेरा ये पूछना था कि वो डगमगाते कदमों से अंदर आई और वहीं गिर के बेहोश हो गई। मैं जुलेखा जुलेखा कहकर उसे जगाने लगा। मेरी बुलंद आवाज सुनकर मेरी वालदा, वालिद और मेरे बहन भाई भी बाहर आ गए। जुलेखा को यूं बेहोश देखकर पहले तो सभी हैरान हुए थे। फिर मेरी अम्मा कहने लगी, आ गई ये मुंह काला करवा कर। मैंने अपनी बहन को बोला, ठंडा पानी लेकर आओ। मैंने ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने शुरू किए, लेकिन वो बेसुध लेटी रही। मैंने उसे अपनी गोद में भरा और उसे कमरे में जाकर लिटा दिया। मेरी अम्मा कहने लगी, इसे होश आ जाए तो तलाक देकर इसे घर से निकाल देना। ऐसी लड़की को मैं अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, पहले इसे होश में आने दे, मैं इससे पूछूंगा कि क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा कहने लगी, पूछना क्या है? अरे क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नजर नहीं आता? 4 दिन अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर आई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसकी यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई।
میرے ماں باپ غصے میں تھے۔ میرے والد بھی کہنے لگے کہ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ جب تک میں زلیخا سے حقیقت نہ جان لوں تب تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میری اماں کہنے لگی تجھ پر کون سا بھوت سوار ہے اس لڑکی کا؟ ارے کوئی شادی شدہ لڑکی ہو، بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، ایسی بد کرداری کرے تو مرد لعنت بھیجتا ہے، اور ایک تو ہے کہ اس کی جھوٹی کہانی سن کر اس پر بھروسہ کرے گا۔ میں نے کہا اماں بات تو کرنی پڑے گی، کوئی گائے بیل بکری نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ میری ماں کہنے لگی خبردار، اس بد کردار کو ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے کہا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں باہر سے چلا چلا کر شور مچا رہی تھی کہ اے بدبخت، اس کے کمرے میں کیا کرنے گیا ہے؟ ارے وہ تیرے قابل نہیں رہی۔ میں زلیخا کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے بال سہلانے شروع کیے، دھیرے سے کہا زلیخا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، کہنے لگی میرے پاس مت آنا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے پہلے تو کمرے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی یوسف مجھے بچا لو۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ گہری سوچ میں گئی، پھر خوف کے مارے نہیں میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں نہیں کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی میں کچھ نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ کیا جو اماں کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے سونے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کی بند آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں گرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ میں تو اس کے لیے سرخ رنگ کا خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، چوڑیاں لے کر آیا تھا، اور اس بار تو اس کے لیے میک اپ لے کر آیا تھا۔ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ ابا سے کہوں گا میری رخصتی کروا دے، کیونکہ میں 12 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لوں گا اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ زلیخا کو وہیں سوتا چھوڑ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو شور کی آواز سے اٹھا تھا۔ میری ماں زلیخا کا بازو پکڑے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال رہی تھی، کہہ رہی تھی چل نکل یہاں سے، کل موئی گناہ کر کر کے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تو یہاں آ سکتی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا۔ وہ میرے بالکل پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی یہ یہاں نہیں رہ سکتی، اس کو گھر سے باہر نکال، میں اس بدنامی کی پوٹلی کو اپنے سر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا ابھی تک اس نے مجھے سچ نہیں بتایا، مجھے پہلے اس سے سچ جاننا ہے۔ میری ماں کہنے لگی تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، پر ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا۔ ارے 4 دن کے بعد یہ گھر آئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر۔ شور کی آواز سن کے محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ زلیخا کو دیکھ کر سب کی نظروں میں سوال تھے۔ میں نے کہا زلیخا بتاؤ کہاں گئی تھی؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کسی اور کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی؟ وہ بالکل گمسم کھڑی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، اور اس کی چپ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں، کچھ تم بتا کیوں نہیں رہی؟ وہ کچھ نہیں بولی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے گھر سے مت نکالو، کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میری ماں کہنے لگی تو اس قابل ہے بھی نہیں، گلیوں میں دھکے کھائے گی تو تجھے پتہ چلے گا تم نے کیا گناہ کیا ہے، لوگ تجھے پتھر ماریں گے تو تجھے پتہ چلے گا
کہ जिस गुनाह को तू छोटा समझती थी वो कितना बड़ा था। चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मेरी माँ फिर से उसे निकाल दे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी जुबान पर चेपी लगा दी हो। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, बहुत दर्दनाक दास्तान थी। मेरी माँ कहने लगी, देख यूसुफ, तू अगर इसका साथ देगा तो याद रख, इसके साथ साथ तुझे भी गांव से निकाल बाहर किया जाएगा। मैंने कहा कि अम्मा, क्यों तमाशा बना रही हो, इससे पूछ तो लेना था। कहने लगी, पूछना क्या है, तुझसे माफी मांग रही है, इसका मतलब गुनाह करके आई है। मैंने कहा, आप सबके सामने तो यही कहेंगी, लेकिन उस वक्त यहाँ की चौधरी और सरपंच भी हमारे घर पहुँच गए थे। आधा गांव हमारे घर के सहन में बैठा था जुलेखा की जिंदगी और किस्मत का फैसला करने के लिए। सरपंच कहने लगा, ऐसी बदकिरदार लड़की को अपने गांव नहीं रखेंगे। अपने बेटे को बोलो इसे तलाक दे, फिर इसका मुंह काला करके इस गांव से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। जुलेखा एक कोने में खड़ी रो रही थी। उससे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। बस मेरी माँ कहने लगी, ये रात को गायब हो गई थी, 4 दिन बाद आई है। हमने दाई से बुलाकर इसे चेक करवाया, ये बदकिरदार हो चुकी है। ये सुनकर सरपंच ने फैसला सुना दिया। मैंने कहा, ये कैसा कानून है, कैसी अंधी नगरी है। अदालत में भी मुजरिम से एक बार पूछा जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। आपने कुछ नहीं पूछा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ओ मियाँ, ठंडे होकर बैठो, तुम्हें तो ये सुनते ही अपनी बीवी के मुंह पर थूक देना चाहिए था, और तू है कि इसकी तरफदारी कर रहा है। मैंने कहा, एक बार जुलेखा से पूछे इसके साथ हुआ क्या था। कहने लगे, ऐसा नहीं होता, कभी मुजरिम ने भी ये कहा है कि वो चोर है, इस लड़की को तलाक दो। मैंने कहा, नहीं दूंगा। मेरी बात सुन के सब हैरान थे। सरपंच कहने लगा, जानता है ना, अगर तू इसे तलाक नहीं देगा तो तुम्हें भी गांव से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है मंजूर। ये सुनकर सबसे ज्यादा हैरत मेरी माँ को हुई थी। जुलेखा भी टुकर टुकर मुझे देख रही थी, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना हो। सबके सामने मैंने जुलेखा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। जुलेखा कहने लगी, मेरी खातिर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं उसे बस अड्डे तक ले आया। कुछ पैसे मेरी जेब में थे। मैंने शहर की 2 टिकटें ली और उसे अपने साथ बस में बिठाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ नहीं था मेरे पास, न घर, न ही कोई नौकरी। जिस दौर की बात मैं कर रहा हूँ, उस दौर में 14 जमातें पढ़ लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन 12वीं के पेपर मैंने दिए थे, अभी उसका नतीजा नहीं निकला था। मैंने शहर पहुँचते ही अपने एक दोस्त से राब्ता किया जो शहर में रहता था। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जिसमें बस एक कमरे का किराए का मकान मिल जाए। वो कहने लगा कि ठीक है। उसने मुझे पैसे भी दिए और छोटे से घर का इंतजाम करवा दिया, जहाँ पर सहूलत के नाम पर कुछ भी नहीं था। मेरे उस दोस्त ने मुझे चंद बिस्तर भी लाकर दे दिए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हूँ, तुम मेरी नौकरी लगवा दो। वो कहने लगा, मैं चंद ऐसे अमीर घरानों को जानता हूँ जो कि अपने बच्चों को घर में ही ट्यूशन पढ़वाना चाहते हैं और फीस भी माकूल देंगे। मेरा ये काम लग चुका था। जुलेखा अब भी चुप चुप रहती थी। सहन के एक तरफ उसने मिट्टी से एक छोटा सा चूल्हा बना लिया था, वहाँ लकड़ियाँ जमा करके खाना बना लेती। चंद दिन गुजर गए थे, ना तो मैंने जुलेखा से कोई बात की, न उसने। हम में पहले जैसी बात नहीं रही थी। फिर हम लोग थे भी अभी कम उम्र। मैं 18 साल का हूँगा और वो 14-15 साल की। जब मैं घर आता तो वो मुझसे कुछ घबराई घबराई रहती थी। एक बार मैंने उससे कहा कि मुझे उससे बात करनी है, तो वो बहुत डर गई थी। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मैंने अपनी माँ और गांव वालों की बातों पर भी एतबार नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अजियत और कर्ब देख चुका था। मुझे पता है कि तुम बुरी नहीं हो, लेकिन सच जानना मेरा हक है। मुझे बताओ कि क्या हुआ था। वो कहने लगी कि सच बहुत कड़वा है, तुम सुन नहीं पाओगे, ना ही मुझ पर एतबार करोगे। मैंने कहा, जब तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ तो क्या एतबार नहीं करूँगा। वो रोने लगी, कहने लगी, जब से मैं रुखसत होकर आई थी
तेरी अम्मा के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे बात बात पर डांटती थी, कहती थी कि मेरे बेटे से दूर रहा कर। मैं हर वक्त की डांट से तंग आ चुकी थी। एक बार मैंने भी कह दिया कि यूसुफ आएगा तो मैं भी उससे साफ कह दूंगी कि ताई अम्मा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये सुनकर ताई अम्मा मुझे और भी डांटने लगी, मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया। मैंने रोते हुए भी यही कहा कि मैं यूसुफ को बताऊंगी। एक बार एक पड़ोसन आई, ताई अम्मा से कहने लगी कि मेरी बहू भी यूं ही जुबान चलाती थी। मैं पीर बाबा के आस्थाने पर गई तो उन्होंने ऐसा तावीज़ दिया कि मेरी बहू मेरे आगे जबान चलाना भूल गई। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। ताई अम्मा को शायद यकीन था, इसलिए पड़ोसन के साथ चली गई। अगली बार कहने लगी, तैयार रह, पीर साहब के आस्थाने पर जाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगी, अगर तू सीधी तरह मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगी। उनके गुस्से को देखकर मैं चली गई। मेरा वैसे भी इन बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करवा लेंगे मुझ पर। जब मैं वहां गई तो जब उस पीर ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। फिर कहने लगा, तेरी बहू तेरे लिए बदशुकन है, तेरे बेटे को तुझसे छीन लेगी। इस लड़की का हुस्न इस कम उम्र में तो उसके होश उड़ा देता है, तो फिर कुछ और बड़ी होगी तो तेरा बेटा उसका हो जाएगा। वो कहने लगी, फिर क्या करना चाहिए? वो पीर कहने लगा कि इसे 3-4 दिन मेरे पास छोड़ जा, मैं इसका ऐसा मुंह बंद करूंगा कि कभी जिंदगी में मुंह नहीं खोलेगी। और फिर तू इस पर बदकारी का इल्जाम लगा के इसे घर से निकाल देना, क्योंकि इस लड़की के काले साए तेरा घर बर्बाद कर देंगे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं रोकर कहने लगी, ताई अम्मा, मैं आज के बाद आपके सामने जुबान नहीं चलाऊंगी, लेकिन मुझे किसी पीर के आस्थाने में नहीं रहना। ताई अम्मा ने कुछ नहीं बोला, मुझे वापस घर ले आई और फिर उस रात 12 बजे मुझे उठाया। कहने लगी, मेरे साथ चल। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। तो मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी, मेरे दोनों हाथ पीछे की जानिब बांध दिए और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। बाकी सब सो रहे थे। मुझे ले जाकर पीर बाबा के आस्थाने में छोड़ दिया। ये कहने के बाद वो रोने लगी। कहने लगी, मैं और आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया, लेकिन मुझसे कहा था कि अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं अपने जिन्नात के जरिए तुझे मरवा दूंगा। कहने लगी कि मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, बहुत दरिंदगी की गई है। वो रोए जा रही थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया, लेकिन वो घबराकर पीछे हट गई। कहने लगी, मुझे मर्द जात से डर लगता है, खौफ आता है। जो कुछ उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और अपनी माँ की अक्ल पर भी पता नहीं बहुओं को अपना गुलाम क्यों बनाकर रखना चाहती हैं। बहू की जुबान बंदी की खातिर उसकी जिंदगी दांव पर क्यों लगा देती हैं। मेरी माँ को जिस चीज का खौफ था वो तो फिर भी हो चुका था। मैं कमरे से बाहर आ गया, छोटे से सैन पर बिस्तर बिछाकर लेट गया। जुलेखा की सिसकियों की आवाज मेरे कमरे से आ रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके करीब जाकर उसे अजियत दूं। 1 महीने बाद जुलेखा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गया तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। कहने लगी, आपकी बीवी हामला है। ये सुनकर वो रोने लगी। डॉक्टर मुझे भी देखने लगी। कहने लगी, खुद भी तुम इतने से हो और अपनी बीवी को देखो, वो अभी छोटी है। मुझे समझ नहीं आती कि माँ बाप को इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या शौक होता है। देखो, तुम्हारी बीवी बहुत कमजोर है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं ये बच्चा नहीं चाहता। वो कहने लगी, तब तो और भी ज्यादा मुसीबत हो सकती है, ये बहुत कमजोर है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अबॉर्शन करवाऊं तो तुम्हारी बीवी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, इसे कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन जुलेखा के आंसू नहीं थम रहे थे। घर आकर जुलेखा कहने लगी, मुझे आपसे घिन आने लगी है, मैं इतनी बड़ी अजियत नहीं सह सकती। लेकिन इस कड़वे वक्त में मैंने कैसे उसे संभाला ये मैं ही जानता था। एक तकलीफ से मैं भी गुजर रहा था। किसी मर्द के लिए भी ये बात आसान नहीं होती, लेकिन कमजोर नहीं था मैं। पूरा अरसा मैंने उसे संभाला। इस दौरान प्राइवेट तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। मैं चुपसा बनकर रह गया था। जुलेखा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं था, बस रोए जा रही थी। मुझसे कहने लगी, इसे किसी बे औलाद जोड़े को दे दो, मैं इसे नहीं पालूंगी। जब नर्स ने वो बच्चा मेरे हाथ में दिया, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मेरे लिए भी आसान नहीं था।
یہ سب کرنا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اسے خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا، کیونکہ اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ قصوروار تو میری ماں تھی اور وہ پیر تھا۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ زلیخا اس بچے سے زیادہ پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا، اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی پال رہا تھا۔ پھر مجھے گاؤں سے یہ خبر ملی کہ میری ماں بہت بیمار ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں زلیخا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ میری ماں بہت بیمار تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی کہ میں نے بہت برا کیا، میں نے زلیخا کے ساتھ برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے مجھے بستر سے لگا دیا۔ زلیخا بھی رونے لگی۔ میری ماں نے اپنے جرم کا اعتراف میرے سامنے کر لیا تھا۔ میں زلیخا کو لائی بھی اسی لیے تاکہ اپنی نگرانی بنا کر رکھوں۔ پھر یہ خبر ملی کہ پیر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، کیونکہ اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ پیر سچے نہیں ہوتے، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا علاج کروایا، کچھ ہی مہینے میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن میں گاؤں واپس نہیں گیا تھا، اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی تھی۔ کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ بچہ کس کا تھا اور کس کا نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ زلیخا میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے محبت بھی کرتی ہے۔ میرے 2 بیٹے اور بھی ہیں، جیسے محبت زلیخا اپنے بچوں سے کرتی ہے، اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ تو کہتی ہے تمہارے جیسا ظرف میں نہیں رکھتی، میں اسے چاہ کر بھی وہ پیار نہیں دے سکتی، شاید یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن میرا بڑا بیٹا مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے ماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے، اور میں اسے حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیک مسلمان اور ایک اچھا شہری بنے۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔